हेलो, वेलकम टू प्लेटफॉर्म पावर ऑफ एजुकेशन। प्यारे से फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास स्टार्ट हुई है, सीरीज स्टार्ट है हमारी, जिसमें क्या है आपके यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि कल ही मैंने आपको कहा था कि हम अगली आने वाली 2 वीडियोस में यूनिट 1 कंप्लीट करवा देंगे। एटलीस्ट 7-8 वीडियोस में हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं। हम कर रहे थे मूवमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुई थी लिटरेचर में। ठीक है, उसमें काफी मूवमेंट्स कर ली थी, 2 मूवमेंट्स रह गई हैं हमारी। पहली है डोर्निज्म्स करेंगे, उसके बाद आगे जो मूवमेंट आएगी वो समझाऊंगी। ठीक है, अब डोर्निज्म्स होता क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ ताकि जब क्वेश्चन पढ़ाऊं तो इजीली समझ पाओ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इसको हिंदी में कहेंगे आप तत्ववादी का, ऐसे कुछ समथिंग कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वो कहते हैं कि जो बंदे में जो गुण है या बंदे में कोई इंसान में कोई भी वो जैसे एक्टिविटी करता है, वो क्या है, उसकी वंशजात होती है। वंशजात का मतलब होता है, मतलब कि जैसे आपा अब जन्म लिया, आपा जैसे अपने संस्कार हैं सेम एज इट इज आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों में होंगे। इस सिद्धांत को लेकर इन्होंने एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना दी थी भाई लिटरेचर में। ठीक है, साहित्य में धीरे धीरे पढ़ेंगे, आसानी से समझोगे। डोनिज्म इज द टर्म गिवन टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन व्हिच ओरिजिनेट्स विद द वर्क ऑफ द इंग्लिशमैन चार्ल्स रॉबर्ट्स डार्विन। देखो स्टार्टिंग किसने की थी, नेम्स भाई सबके याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन सबके नेम्स याद रखना कि किन किन्होंने इनका नेतृत्व किया था, किन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी और मेन रोल फेमस कौन कौन इनमें हुआ था, अलग अलग है। ठीक है, सो इसमें इंग्लिशमैन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, इन्होंने अपने नाम पे, देखो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वो खुद के नाम पे रखेगा मूवमेंट। पिछली क्लासेस में आया था एक ऑक्सफोर्ड कैबले आए थे, है ना, तो उनके नेम पे कैबले एक पूरी मूवमेंट बन गई थी ना, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बन गई थी। सेम एज इट, जिन्होंने इनका नेतृत्व किया, स्टार्टिंग की, तो क्या बना ये हमारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1809 से लेके 1882, मतलब 1809 से लेके 1882 में थे। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु बताई गई है। सो उसमें इन्होंने एक मूवमेंट तैयार कर दी थी, कौन सी, डर्निज्म्स। ठीक है, तत्ववादिकता कह सकते हो आप इसको, लिख देती हूँ, इसमें लिखा नहीं हुआ। ठीक है, अब इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, और आगे है पर्टिकुलरली एज एक्सपाउंडेड इन हिज वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। देखो वही ना, परिवर्तन के साथ वंश की, मतलब कि वंश जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन आ रहे हैं उन सबको हिस्टोरिकल इसमें समझाने की कोशिश की थी इस लिटरेचर में। ठीक है, आगे है इट इज द थ्योरी विच क्लेम्स, ये वो थ्योरी थी, ये वो सिद्धांत था, दैट द ट्रूली, देखो थ्योरी का मतलब क्या होता है, बड़े जो नेतृत्व करते हैं या जो कोई नेता लोग होंगे या कोई साइंटिस्ट, कोई भी ले लो जो बड़ा जिसकी पहचान होगी, अगर वो खुद की कोई भी सोच बताता है जो काफी लोगों के साथ मैच करती होती है ना, तो उसको एक थ्योरी का नाम दे देते होते हैं। ठीक है, थ्योरी मतलब हिंदी में किसको कहेंगे आप, सिद्धांत में, इस बंदे ने ये सिद्धांत दिया, इस बंदे ने ये थ्योरी दी। ठीक है, और प्रिंसिपल अलग चीज होती है। ये प्रिंसिपल, ये चीज मैंने शायद आपको जनरल साइंस की क्लासेस में बताया था, अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, उसमें बताया था प्रिंसिपल और थ्योरीज में क्या फर्क होता है, मतलब नियम में और सिद्धांत में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्लेम्स करते हैं ये दैट द ट्रूली सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ चेंजेस इज द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म ओवर अदर्स, मतलब कि उनके सिद्धांत के मुताबिक प्रकृति योग्यता का चयन करती है, जो मतलब कि नेचर होता है वो बेसिकली बताता है। ये थोड़ी ना स्पिरिचुअल है, ये वाली जो स्पिरिचुअल, मतलब कि जो लोग आध्यात्मिक है ना, उनको अच्छे से ये चीज समझ आएगी यहाँ पे। ये जो जितनी भी ये मूवमेंट्स है, ये वाली मूवमेंट है डोनिज्म, हमारी मूवमेंट है, कहने का मतलब ये इनके अकॉर्डिंग, इनकी लिटरेचर के अकॉर्डिंग, इनकी हिस्टोरिकल थॉट्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो मतलब कि अपनी नेचर होते हैं, वो जो प्रकृति होती है ना, वो खुद चुनती है लोगों को, उन लोगों की नेचर को कह सकते हो, लोगों की खासियत को कह सकते हो कि ये बंदा इस चीज के काबिल है तो मैं इसको चुनूंगी, इस, ठीक है, प्रकृति जो हमारी ब्रह्मांड कह सकते हो उसने। ठीक है, ये इस हिस्टोरिकल मूवमेंट में ये चीज बताई गई थी, इन चीजों पे ज्यादा फोर्स किया गया था। ठीक है, और योग्यता उन विशेषताओं पर आधारित होती है। देखो ये पढ़ने से थोड़ा थोड़ा ये तो समझ आ रहा है ना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए फिलिंग द ब्लैंक्स में कि भाई ऐसा कोई एक मूवमेंट बताओ जो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप मूवमेंट था, तो तुम बता सकते हो डोनिज्म जो है वो स्पिरिचुअल टाइप, आध्यात्मिक रूप का थोड़ा
उसमें लिटरेचर मूवमेंट आई थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी नहीं आई अभी तक मूवमेंट, ये आई है पहली, है ना। मोर ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न देन द कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, अधिक जीव हड्डी से जीवित रह सकते हैं और पुनरुत्पादित कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। सम हैव फीचर्स व्हिच हेल्प देम इन द कंसीक्वेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन देखो कई ऐसे लोग हैं जो आते हैं, जन्म लेते हैं, हाँ भाई मर गए दोबारा आ गए, ये उनका हिस्टोरिकल ऐसे चलता रहता है उनका सर्कल। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, कुछ विशेष ऐसे होते हैं जो अस्तित्व के लिए परिणामी संघर्ष में मदद करते हैं। जैसे कईयों के एग्जांपल ले लो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि अपनी जिंदगी से हटकर कुछ करना चाहते होते हैं, उनकी स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, उनको अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम हैव फीचर्स, मतलब कईयों के पास ऐसी प्रकृति, कईयों के पास ऐसी कह सकते हो एक नेचर होता है विच हेल्प देम, जो उन्हें हेल्प करता है देम इन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनकी होने की एक पहचान के लिए उनको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है और आगे जाके वो पहचान भी बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। देन दीज आर विनोर्ड और सिलेक्टेड टू बी, देखो ये कुछ खास ही होते हैं, सारे नहीं होते, अगर सारे होने लग गए तो फिर पहचान किस बात की, फिर सब में ही बड़े बड़े में क्या, फिर सब बड़े होंगे तो पहचान किस बात की। ये होता है कि मतलब कई गिने चुने ही ऐसे होते हैं जिनको जो नेचर, जो प्रकृति होती है, ब्रह्मांड होता है जो चुनता है अपने लिए, ठीक है। एंड सेलेक्टेड टू बी सीड स्टॉक फॉर ऑल सेक्योर्ड जनरेशंस, ठीक है, और वहां हम नहीं है जहां होने के लिए चुने गए हैं, और इन्हें हटा दिया जाता है या सभी सफल पीढ़ियों के लिए छोटा स्टॉक होने के लिए चुना जाता है। ये हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बताती हूँ। एंड दीज आर विनोड और सिलेक्टेड टू बी सीड स्टॉक फॉर ऑल सेक्योर्ड जनरेशंस, लेकिन ये ऐसे होता है कि देखो वही बात आ गई, मतलब कि कई, हर कोई ऐसा नहीं होता, सारे हम एक जैसे नहीं है, और सभी जरूरी नहीं कि सभी प्रकृति द्वारा उन सबके लिए चुने गए हों। कोई कह सकते हैं मेटलिस्टिक चुना गया होगा, कोई स्पिरिचुअल चुना गया होगा, लेकिन अगर हम उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके दिए हुए, प्रकृति के दिए हुए सही रास्ते पे चलते हैं, तो एक दिन हमारी पहचान बनती ही बनती है, ठीक है। लेकिन बात ये है, इसमें इस लिटरेचर में ये कहा गया था कि प्रकृति हमें चुनती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हम भी ऐसे हैं कि हम भी प्रकृति से लड़के आगे जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सही रास्ते पे चलना चाहिए, ठीक है। इस पूरे लिटरेचर में इन्होंने यही बताया था। देयर इज चेंज एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स, देखो अलग अलग यू टर्न्स आते हैं जिंदगी में, कह सकते हो, या मतलब कि आपके काम में कह सकते हो, वर्क्स में अलग अलग यू टर्न्स आते हैं, अलग अलग दिशाएं निकलती हैं, ठीक है, towards adapted excellence, meaning by this that organisms have features like the eye and the hand which enable them to survive and reproduce। इन्होंने देखो जिंदगी को और इंसान को कैसे, इंसान की बॉडी को और जिंदगी को किस तरीके से इन्होंने अट्रैक्ट किया है ना, लिटरेरी टर्म्स कितनी यूज किए इनमें। परिवर्तन होता है तो दिशा एक जासूसी उत्कृष्टता की ओर होती है, जिसका अर्थ है कि जीवों में आंख और हाथ जैसी विशेषता होती है, मतलब, और उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब प्रकृति ने हमें हर एक चीज प्रोवाइड की है आगे बढ़ने के लिए, वो अब हमें दम होना चाहिए कि हम आगे बढ़े, या वहीं पे आलस, वही सर्कल चलता रहे, बस जन्म लिया, खा पी लिया, मर लिए, जन्म लिया, ये चीज नहीं होती। हर किसी में अलग अलग थिंकिंग होती है, कईयों को नेचर चुनती है और कईयों को खुद ही अपना टैलेंट, खुद ही अपना अस्तित्व जानना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब प्रकृति ने हमें सब दिया है, आंख देखने के लिए आंखें दी हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, तो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, कोई और मतलब कि आगे बड़ा काम भी हमें करना चाहिए नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस कंक्लूजन अप्लाई टू दी ऑल आर्गुमेंट्स इंक्लूडिंग एज ह्यूमंस कंसिडर, ये जो जितने भी कंक्लूजन थे, जो जितने भी निष्कर्ष निकले थे, ये सभी के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है, सभी जीवों पर लागू होते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ ह्यूमंस का, सभी पर लागू होते हैं, ठीक है। consequence that have had major implication for one subsequent thinking about science, about philosophy and also about religions, ठीक है। ये हर एक, आप कह सकते हो हर एक फिगर में ये चीज नोट होती है, धर्म के, रिलीजियस में देख लो, धर्म में देख लो, या आप कह सकते हो मेटेरिस्टिक लाइफ में देख लो, पैसों की लाइफ में देख लो, या किसी भी लाइफ में आप देख सकते हो, ये जो इन्होंने थॉट्स दी थी, ये सब में लागू होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगली मूवमेंट पे, ठीक है, लास्ट मूवमेंट है ये प्री रेफ्लेटिज्म्स, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था, काफी ये भी इंटरेस्टिंग है पॉइंट, इन 1848 में ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट, मतलब कि काफी सारे आर्टिस्ट का एक ग्रुप था, जो इंक्लूडिंग, ये देखो नेम याद रखना, ये कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, ये नेम सारे याद रखना, डेंटे गैब्रियल रोस्टी, विलियम हेलमन हंट,
काफी ऊट पटांग से नाम है। जॉन बेलाइस ऑर्गेनाइज बाय द प्री रेफलेट्स ब्रदरहुड, मतलब कि इन्होंने एक भाईचारे के रूप में, जैसे मान लो आपका कोई जैसे होते हैं ना, टीम होती है एक, वो खुद की टीम का जैसे नाम रखते हैं, जैसे पार्टीज बनी हुई हैं, वो अपनी पार्टीज का एक नाम रखते हैं। उसी तरीके से ये जो 3 अपने ये आर्टिस्ट थे, ये जो कलाकार थे, इन्होंने अपनी भी एक ऑर्गेनाइजिंग की थी, वो थी प्री रेफलाइट्स ब्रदरहुड, ठीक है, प्री रेफलाइट्स ब्रदरहुड भाईचारा जिसको कहेंगे, ठीक है। इनका एम क्या था? द एम वाज टू रिप्लेस द रिजाइनिंग एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग बाय रिटर्न टू द ट्रस्टफुलनेस सिंप्लिसिटी। इनका उद्देश्य था चित्रकला की प्रचलित अकादमिक शैली को बदलकर सच्चाई सादगी मिलाना। कहने का मतलब इनका ये एम था कि हम जितने भी आर्टिस्ट करते हैं, हम जितनी भी अपनी कलाएं दिखाते हैं, उनको सच्चाई के रास्ते पे लाना। ये नहीं कि मतलब कला का मतलब कुछ भी उटपटांग दिखाया, कुछ भी किया, है ना। कला का असली मतलब ये होता है सच्चाई की और एक पीसफुलनेस, मतलब कि अपने को जनरेट करनी, कोई भी चीज पीसफुलनेस जनरेट करनी, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे चलना, इनका ये उद्देश्य है। पेंटिंग बिफोर द टाइम ऑफ रैफल्स एंड दी हाई डिजाइनर्स, और भक्ति की भावना को वापस लाना था, मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें थी, सादगी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, भगवान, भक्ति, इन सब के बारे में इन्होंने कहा कि कला के थ्रू ही हम इनको वापस ला सकते हैं जो चीजें खो चुकी हैं, ठीक है। और जो इन कलाकारों ने रैफल और उच्च पुनर्जागरण के समय से पहले इतावली चित्रकला में पाया था, मतलब कि जो रैफल टाइम था, देखो ये भी कोई एक मूवमेंट होगी। रैफल जो टाइम था, रैफल शायद ये एक आदमी का नाम है, रैफल में बी, ये शायद एंजेलिक नेम है, एंजेलिक नेम है ये मेरे अकॉर्डिंग। तो उनके टाइम से पहले जो टाइम था, मतलब आप कह सकते हो सतयुग कह सकते हो, वो इन्होंने वापस लाने की कोशिश की थी, यही इनका सिद्धांत था, इनकी जो थ्योरी थी, ठीक है। द एम कह सकते हो, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ दिस ग्रुप वर इन इज द ड्रामेटिक पोएट्री, दिस थिंकिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इनका जो स्मूथ के आदर्श थे, नाटकीयता, कविता में इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये बात ये थी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ ड्रामेटिक ही चीजें इसमें दिखाई जाए, इन्होंने अपने अलग ही रूप में इन चीजों को प्रकट करने की कोशिश की, पेंटिंग्स के थ्रू। ऑब्वियस मतलब पेंटिंग्स के थ्रू इन्होंने कोशिश की। ये कहते हैं जरूरी नहीं कि ड्रामेटिक ही हम सब कलाएं दिखा सकते हैं, मतलब फिल्मों के माध्यम से जैसे अब आप दिखाते हैं, हम पेंटिंग्स के थ्रू भी काफी कुछ अपनी कला दिखाकर अपनी आध्यात्मिकता, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जो हमारे सतयुग में जो चीजें थी उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। वो तो चलो अलग अलग नेचर होता है, आगे करते हैं। कहाँ पे था? हाँ, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो चलो हो गया। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, ये जो है, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये क्या था, ये मैंने पिछली वाली में आपको उसमें बताया था, लिटरेरी टर्म्स में पूरा डिटेल में बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो ड्रामेटिक पोएट्री के लिए, मतलब कि नाटकीय कविता के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस अब थोड़ा सा ना इसी के बारे में डिटेल में बताया गया, ये मैंने आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, अगर आपको वो लाइंस भी इसमें ऐड करनी तो आप कर लेना। अब इसको सीधा जस्ट पढ़ूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने करवा चुकी हूँ। इन इट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड अ पर्टिकुलर मैन और वुमेन इज इंस्टॉल्ड एज द स्पीकर। इसमें क्या होता है ड्रामेटिक में, तुम वो फिल्में लेके चलो, फिल्म का वो एक रूप लेके चलो या नाटक का लेके जाना, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो हमेशा किसी कहानी की शुरुआत क्या होती है, उसमें क्या कहते हैं, पहले कोई आदमी दिखाते हैं, स्टेप 1 में क्या करते हैं, कोई बंदे दिखाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, भाई ये फलाना यहाँ रहता है, ये सीन है ना, पहले इंट्रोडक्शन ही होता है। ऐसा तो है नहीं सीधा ही लड़ाइयां होगी बस, हाँ हो गया काम। हमेशा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिखाते हैं सबसे पहले, कि भाई पूरी पहचान करवाते हैं कि ये बंदा इस फिल्म में इसका ये रोल है, इसका ये रोल है ना, वो जिस हिसाब से मर्जी दिखाएं। स्टेप 1 में वो क्या कहते हैं, इनमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में कहता है इंटरमिशन, इंटरवल हो जाता है अपना, इंटरमिशन कह सकते हो, मतलब कि एक पीक पॉइंट पहुंच जाता है, भाई इसके बाद क्या होगा, ये होगा या ये होगा, इंटरेस्ट मतलब कि बंदा आधी फिल्म छोड़ के ना जाए, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है, उसका कंक्लूजन निकाल देते हैं, और उस कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में या तो हीरो मरेगा या विलन मरेगा, ये सब कुछ सही हो जाएगा या थोड़ा सैड भी हो जाता है, अलग अलग सीन होते हैं, ठीक है। अब इस कंक्लूजन में क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश की जाएगी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन इसमें छोड़ा जाएगा, ठीक है। बट आजकल की फिल्मों का तो क्या कहना, उस टाइम की बात कर रही हूँ, हिस्टोरिकल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती थी ड्रामेटिक पोइट्री, कविता। ये चीज याद रखना, कोई शॉर्ट स्टोरी अलग चीज थी, वो भी एक लिटरेरी टर्म थी, लेकिन जो ड्रामेटिक पोइट, जिस पोइम कहेंगे जिसको, मतलब नाटकीय कविता जिसको आप कहेंगे, ठीक है।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ क्वियर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री, ठीक है। वास्तव में नाटक एक आलाप, नाटक और कविता का एक विचित्र संयोजन है, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ स्पीच एड्रेस टू अ साइलेंट लिसनर, यह एक मूक श्रोता को संबोधित भाषण से है, मतलब कि एक पोएम के थ्रू ही हम काफी कुछ समझा सकते हैं, पूरी स्टोरी समझा सकते हैं, ठीक है। जियो सैंड्सबरी द ऑथर ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर राइट्स अबाउट दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री, उन्होंने भी इनके बारे में काफी लिखा था, इन ड्रामेटिक पोएट्री के बारे में, ठीक है। द पोएट टेक्स अ करेक्टर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफी करेक्टर्स लिए थे, एंड एनेक्डोट समटाइम्स लिटिल देन अ नेम, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड और मेकिंग इट स्पीक इन सिंपल ड्रामेटिक फैशन। इन्होंने क्या किया था, काफी सारे किस्से लिए थे, चरित्र, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो रोल्स करते हैं, ठीक है, वो वाले, दूसरा कैरेक्टर नहीं, जो रोल करते हैं वो वाले, ठीक है। और उनके नाम, छोटे छोटे नेम्स रखे थे। देखो ये तो इन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये इस पोइट ने, इस ऑथर ने कैसे कैसे अपनी स्टोरीज में किया था, ये तो तुम अच्छे से पढ़ ही लोगे, ठीक है, कि इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स लिए थे और छोटे छोटे इंटरेस्टिंग किस्से लिए थे, और उनके जो कैरेक्टर्स थे, जो रोल करते थे आदमी, वो उन्होंने उनके छोटे छोटे नेम्स रखे थे, और उसे बाहर से फोकस करने या सरल नाटकीय अंदाज में बोलने की बजाय काफी, वही ना, कई जैसे कई फिल्में देखोगे आप, वो नहीं होती भूल भुलैया जैसी फिल्में होती हैं कि समझ नहीं आ रही इसमें हो क्या रहा है, उस तरीके से, मतलब बिल्कुल सिंपल नहीं जाती थी इनकी जो ड्रामेटिक पोइट्री थी। थोड़ी सी एक पॉइंट ऐसा था कि दिमाग हिल जाता था, भैया की होन दिया एवं होगा कि एवं होगा की होन दिया, है ना, वो चीजें थी इनकी, ठीक है, इनकी पोइट्री में। विद सच पैसेज ऑफ एलिमेंट एज ही कैन गिव, ही शेक्स इट अबाउट डिस्ट्रैक्टिंग इट, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट इट्स सोल, एनालाइज इट्स कॉन्सिक्वेंस। वही बात है कि मतलब कि वो एकदम से ना दिमाग को हिला देते थे भी, कहीं अब होगा क्या, है ना, अगर अच्छा ऐसा भी हो सकता है, या कंफ्यूजन क्रिएटिंग कह सकते हो। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग टू इट गेट डिफरेंट लाइट्स एंड एक्सपेक्ट्स, उसे अलग अलग रोशनी और पहलुओं के पाने की मोड़ता या खोलता है, वही ना, मतलब कि अलग अलग पहलू दिखते थे जिंदगी के, जो भी उनके ड्रामेटिक पोएट्री में था, है ना, अलग अलग होएंगी उनकी स्टोरीज होएंगी, वो आप पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, बाकी टाइम तो मुश्किल ही है मिलना पेपरों में। तो वो अलग अलग अपने एक थॉट्स दिखाते थे, ठीक है, अलग अलग पहलू दिखाते थे, भी ऐसे भी हो सकता है। द मोनोलॉग इज ड्रामेटिक, की मोनोलॉग जो था ड्रामेटिक था, बिकॉज देयर इज अ स्पीकर टू ब्रिंग आउट द कैरेक्टर ऑफ पर्सन। देखो जिसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, जिसमें भी कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो उसमें स्पीक कर रहा हो, उसमें कोई ना कोई मतलब बोल रहा हो, कहने का मतलब कोई ऐसा, अब किसी तो स्टोरी टाइप लगे, कोई ऐसा किस्सा सुनाए, या किसी भी पोइट्री में ऐसा हो जाए तो तुम समझ लेना कि वो क्या है, ड्रामेटिक पोइट्री ही है, ठीक है। किसी घटना के बारे में बताओ, किसी इंसिडेंट के बारे में बताए, ठीक है। मोरल कन्फ्लिक्ट एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स, अनदर ट्रेड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज द डेथ ऑफ एक्शन। नैतिक संघर्ष भी हो सकता है, बौद्धिक अवधारणाएं भी हो सकती है, कहने का मतलब वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोई स्पिरिचुअल में इसको लेके चलता है ड्रामेटिज्म को, कोई किस में लेके चलता है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअलिटी में होएगा, कोई आध्यात्मिकता में होएगा, कोई मोरल लाइफ में होएगा, जैसे मान लो ऐशो आराम की जिंदगी कह सकते हो, उसमें होगा, ठीक है। अलग अलग कविताएं उस पोइट की जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है कि इस बंदे ने कैसे पोइट्री लिखनी है, ठीक है। आगे है द स्पीकर्स एंड द पर्सन बिफोर हिम डू नॉट एक्सचेंज स्पीचेस, वक्ता और उसके सामने वाला व्यक्ति भाषणों का आदान प्रदान नहीं करते इसमें, ठीक है। देयर आर नॉट फैमिलियर टू मैनी अदर इंग्लिश पोएट्स हु फ्लरिश्ड बिफोर हिम, वे कई अन्य अंग्रेजी कवियों के परिचित नहीं है जो उनसे पहले विकसित हुए थे, ठीक है, अपनी ही उनकी अलग एक पहचान है, ठीक है। बट इट वाज बर्निंग हु गेव इट अ कंप्लीट फॉर्म, रेनोवेटेड इट द इट्स रेट्स इट एंड इट्स रेट्स टू अ मेजर पोइट फॉर्म, मतलब लेकिन क्या था, वो खुद ही अपने में एक पूर्ण रूप है, खुद में ही एक अकेले काफी है, वो उस टाइम के उस मूवमेंट के पोइट्स जो क्या करते थे, खुद को एक एक पहचान बनाने के लिए शो कर सकते थे, उनमें इतनी हिम्मत थी, ठीक है। कैंडिडेटली स्पीकिंग, इट इज द पोइट हु रिवील्स हिज फिलोसॉफिकल एंड सोशल पीपल्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हिज ओवन कन्विक्शंस, मतलब कि कईयों के स्पष्ट रूप से कहें तो यह कवि ही है, ये वो पोइट ही है जो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अच्छे बिल्कुल क्लियर रूप से, क्लियरली प्रकट करते हैं खुद की अंदर आध्यात्मिकता का कह सकते हो, या उनके दिल की जो बातें हैं उनको अच्छे से क्लियरली वो इसमें शो करते हैं अपनी पोइट्रीज में, अपनी लिटरेचर में। एंड सोशल पीपल कैरेक्टर्स, लेकिन जो लोग देखते हैं, लोगों का देखने का जो तरीका है, लोगों के जो चरित्र की भावनाएं हैं वो भी इसमें प्रकट करते हैं, ठीक है। और जो लोग क्या सोचते हैं वो इस दृष्टिकोण से भी सोचते हैं, इस
ह्यूमनाइजेटिव वे भी सोचते हैं, ठीक है। ही पुट सम ऑफ हिज ओन कॉन्सेप्ट्स इन माउथ ऑफ हिज कैरेक्टर्स, मतलब लेकिन उसमें क्या होता है, जितने भी वो कैरेक्टर्स यूज करते थे, वो कैरेक्टर्स में, उन कैरेक्टर्स में क्या करते थे, खुद की जो वो कहना चाहते हैं, खुद जो लोगों को कहना चाहते हैं, वो उन कैरेक्टर्स के थ्रू कह देते थे। समझ लगी, उन कैरेक्टर्स के थ्रू उन चीजों को शो कर देते थे कि भाई उससे पता लगता था कि पोइट की क्या सोच है, पोइट की क्या थॉट्स है, ठीक है। इन अ मोनोलॉग द चीफ कैरेक्टर इज द स्पीकर हिमसेल्फ, एक कलाप में मुख्य पात्र वक्ता स्वयं ही होता है। कईयों में ऐसा होता है, वही ना, तुम कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जिसमें कहता है कोई खुद की ही स्टोरी बता रहा होता है, खुद की स्टोरीज बता रहे होते हैं ना, वही तरीका होता था। इन पोइट्री, इन लिटरेचर में भी ऐसे होता था कि वो कवि जो होता था ना, खुद ही एक मेन कैरेक्टर होता था। काफी ऐसे पोएम्स, अब तो लेसन्स भी पढ़े होंगे अपने 10th 12th में, खुद ही कवि या ऑथर खुद ही एक खुद को मेन कैरेक्टर बना के अपनी स्टोरी बताते हैं, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है, ये आएगी आपकी एक आगे लिटरेचर यूनिट 1 में ही, यूनिट 2 में आएगी आपके माई लास्ट डचेस, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। आगे है लेस बर्ड्स वर टेकन, अभी पूरा एग्जाम्पल ही है भाई, उसमें हुआ क्या क्या था। अब इसमें था लेस बर्ड वेयर वर टेकन ओवर बाय लिटरेरी मूवमेंट्स विच इंक्लूडेड द एज़ोस्ट्री हिमसेल्फ, इन्होंने खुद को ही इसमें दिखाया था कि इसमें हु वाज अ पोइट एज वेल एज पेंटर, जो कवि भी थे और साथ के साथ एक पेंटर भी थे, ठीक है। वो लास्ट डचेस वाला आपको अच्छे से अगली यूनिट 2 में अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। हिज सिस्टर क्रिस्टिना, अब पूरी इसमें भाई स्टोरी ही बता रखी है। हिज सिस्टर क्रिस्टिना रोस्टे विलियम मॉरिस एंड एल्गोरिथम स्विनबर्न, उनकी एक बहन थी क्रिस्टिना रोसेट, विलियम मॉरिस और एल्गोरिथम स्विनबर्न शामिल थे इस पूरी लिटरेचर में। जो भी स्टोरी बताई होगी वो आगे पढ़ेंगे अच्छे से, आपको समझ आ जाएगी उसमें। रोस्टेस पोएम द ब्लास्ट डोमिलर्स, अब देखो एक कविता है द ब्लास्ट डोमजेल, टाइफाई द मेडिविजन द पिक्टोरियल लिरिज्म्स विद सिंबलिक ओवरटोन्स, ये कविता थी जिसमें क्या था, जब इस पोइट्री को जिस इस पोएम को पढ़ते थे ना, तो एंड में एक सुर था, एंड में राग इसमें थे। मध्य युग्मता यही होती है कि जो उसमें क्या होता है, एक राग टाइप अपने को समझाया जाते हैं कोई चीज, ठीक है। प्रतीकात्मकता कह सकते हो। पिक्चोरियल रियलिज्म वो होता है जिसमें किसी चीज को किसी का प्रतीक माना जाए, मतलब कि काफी सारी लिटरेरी टर्म्स उसमें यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द यूनियन ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट सेंसिटिज्म्स एंड रिलीजियनिज्म, देखो इसमें काफी सारी, इसमें अलग अलग स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो, मेनली अब स्पिरिचुअलिटी लिख के ना, इसमें ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में फोकस किया गया था, ठीक है। एसोसिएटेड विद द अर्लियर राइटिंग्स ऑफ दिस स्कूल, स्कूल के पहले लेखन से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये भाई ये आपकी होती है यूनिट 1 की मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल एज्ड मूवमेंट्स कंप्लीट होती हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ साथ हमारी यूनिट 1 हो जाएगी कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।